डियर स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपने पिछले लेक्चर में ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैसे होती है, तो आइए। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यूज टू लंग्स एंड देन आउट। कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से लंग्स की तरफ आता है, फिर उससे बाहर चला जाता है। कैसे जाता है? 3 वेज। इसके लिए 3 रास्ते होते हैं। बाइकार्बोनेट आयन की शक्ल में ये 70% इस शक्ल में निकलता है। कार्ब अमीनो या कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन की शक्ल में ये 23% निकलता है। डिजॉल्व इन प्लाज्मा, ये 7% प्लाज्मा में डिजॉल्व होकर निकलता है। बाइकार्बोनेट आयन में कैसे निकलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन यानी H2O के साथ मिलकर कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की मौजूदगी में H2CO3 यानी कार्बनिक एसिड बना लेता है। ये एसिड क्या होता है? ये वाटर के अंदर स्टेबल नहीं होता और फौरन ही क्या कर देता है, ये H2CO3 जो है वो कन्वर्ट हो जाता है H+ और HCO3- आयन में। ये जो H+ आयन है, आपको अच्छी तरह पता है, जब H+ आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली ये ब्लड के pH को असरअंदाज कर सकता है। जबकि ब्लड का pH हमारे पास 7.4 है और 7.4 ही रहना चाहिए। लेकिन किस तरह होता है कि एज ऑल टिश्यूज प्रोड्यूस H+ आयन, चूंकि तमाम टिश्यूज H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं, इस वजह से ये जो ब्लड का pH है वो चेंज तो नहीं होता, लेकिन एक और काम होता है, एक और फिनोमेना होता है। वो कौन सा फिनोमेना है, उसकी तरफ आते हैं। तो चूंकि सब टिश्यूज हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं, इस वजह से क्या होता है कि ऑक्सी हेमोग्लोबिन जो है, जब वो पहुंचता है टिश्यूज तक, उस वक्त हाइड्रोजन आयन बन चुका होता है। तो ये ऑक्सी हेमोग्लोबिन जो है Hb4O2, वो किसके साथ, वो हाइड्रोजन आयन के साथ मिलकर HHB बना देता है और 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स जो है वो रिलीज कर देता है। ये चारों ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रिलीज हो जाते हैं और टिश्यूज के अंदर डिफ्यूज हो जाते हैं। अब इस प्रोसेस को कहते हैं बफरिंग ऑफ H। आप लोगों ने केमिस्ट्री के अंदर बफर सोल्यूशन पढ़ा है। बफर सोल्यूशन कौन सा सोल्यूशन होता है? ये वो सोल्यूशन होता है जो कि जिस मीडियम के अंदर वो होता है, उस मीडियम का pH चेंज होने नहीं देता। तो जब बफरिंग ऑफ H होता है, H आयन यहाँ पर होता है, इसका मतलब ये है कि ये वो प्रोसेस है यहाँ पर जो ब्लड के pH को चेंज होने नहीं देगा, बल्कि क्या करेगा, उस हाइड्रोजन प्लस आयन को ये क्या करता है, इस्तेमाल कर लेता है। कहाँ पर इस्तेमाल कर लेता है, ये आप देख सकते हैं। ऑक्सी हेमोग्लोबिन जब आता है तो वो हाइड्रोजन हेमोग्लोबिन बना लेता है और ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है। इसके साथ जो पिछले रिएक्शन में हमारे पास कार्बनिक एसिड से जो दूसरा आयन हमारे पास बाइकार्बोनेट हासिल हुआ था, वो क्या करता है, वो टिश्यू से ब्लड की तरफ चला जाता है। तो उसमें ब्लड की तरफ जाने की वजह से आयनिक ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है, यानी कि इंक्रीज इन नेगेटिव आयंस इन ब्लड। ब्लड के अंदर नेगेटिव आयंस की ज्यादती हो जाती है। अब इस काम को स्टेबल करने के लिए क्या होता है कि इस बाइकार्बोनेट आयन जो है वो प्लाज्मा में डिफ्यूज होना शुरू हो जाता है, जबकि बदले में क्लोरीन आयन जो है या क्लोराइड आयन जो है वो क्या होता है, वो ब्लड से प्लाज्मा से ब्लड सेल्स के अंदर डिफ्यूज होना शुरू हो जाता है। मींस के 2 काम होते हैं। एक तरफ से बाइकार्बोनेट आयन प्लाज्मा में डिफ्यूज होना शुरू हो जाता है, दूसरी तरफ क्लोराइड आयन जो है वो ब्लड में डिफ्यूज होना शुरू हो जाता है प्लाज्मा से। ये सारा काम होता है बाइकार्बोनेट क्लोराइड कैरियर प्रोटीन्स की मौजूदगी की वजह से। और ये प्रोटीन्स कहाँ पर पाए जाते हैं? एट द मेम्ब्रेन्स ऑफ RBCs। ये RBC के मेम्ब्रेन्स पर पाए जाते हैं। अब इस क्लोराइड आयन के इन आउट या जो कार्बनिक आयंस हैं, बाइकार्बोनेट आयंस हैं, इनके इन आउट की वजह से क्या काम होता है, मेंटेनिंग बैलेंस ऑफ आयंस ऑन अदर साइड्स। तो वो दोनों साइड्स पर जो है आयंस की मकदार को बराबर रखते हैं। इस प्रोसेस को हम क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं या हैम्बर्गर फिनोमेना भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्लोराइड आयन की वजह से ये प्रोसेस होता है, तो इस वजह से क्लोराइड शिफ्ट भी इसे कहा जा सकता है, या फिर इसको हम जो है हैम्बर्गर फिनोमेना कहते हैं, क्योंकि हैम्बर्गर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस प्रोसेस को डिस्कवर किया था। तो नेक्स्ट, अब आपके जहन में ये सवाल ज़रूर होगा कि जब क्लोराइड आयन आता है ब्लड के अंदर तो वो क्या करता है। तो ब्लड में आकर वो पोटाशियम के साथ मिल जाता है और पोटाशियम क्लोराइड यानी नमक बना देता है। दूसरी तरफ
जो कार्बनिक आयन होता है या बाइकार्बोनेट आयन होता है वो सोडियम आयन के साथ मिलकर क्या कर लेता है, सोडियम बाइकार्बोनेट बना देता है। यहाँ पर जितना भी ये बफर प्रोसेस होता है, इस बफर मैकेनिज्म का काम ये है कि दे हैव टू मेंटेन पीएच ऑफ ब्लड अप टू 7.4। इन्होंने ब्लड के पीएच को 7.4 तक महदूद रखना होता है। ये उसका काम है। किसका काम है? बफर मैकेनिज्म का। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं हेमोग्लोबिन की, कि हेमोग्लोबिन किस तरीके से होता है, तो हेमोग्लोबिन जो है वो दो तरीकों से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर जाता है। कार्ब अमाइनो हेमोग्लोबिन की शक्ल में, जब कार्बन डाइऑक्साइड हेमोग्लोबिन के साथ मिलता है तो कार्ब अमाइनो हेमोग्लोबिन बनाता है, या कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन की शक्ल में, जब कार्बन मोनोऑक्साइड हेमोग्लोबिन के साथ मिलता है तो कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है। इस टर्मिनोलॉजी में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना कि जब कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा तो कार्ब अमाइनो हेमोग्लोबिन बनाएगा, जब कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा तो कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बनाएगा। नेक्स्ट अगर हम प्लाज्मा, ये प्रोसेस जो है, ये दोनों का प्रोसेस रिवर्स होता है लंग्स के अंदर। लंग्स में ये प्रोसेस रिवर्स हो जाता है, मींस के हेमोग्लोबिन वापस अपनी हालत में आ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है, या हेमोग्लोबिन वापस अपनी हालत में आ जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्लाज्मा की, प्लाज्मा किस शक्ल में कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर जाता है, वो डिजॉल्व्ड फॉर्म की शक्ल में ले जाता है। ये एक इनएफिशिएंट पाथवे है, इसके जरिए कोई खास तरीके से ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती। बहरहाल फिर भी बट स्टिल अकर्स, लेकिन फिर भी प्लाज्मा भी कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो कैरी कर सकता है। अब हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह इफेक्ट करता है कि हायर इन टिश्यूज देन ब्लड। अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो टिश्यूज में ज्यादा हो ब्लड से, तो फिर ए सच एज प्रोसेस होगा। जिस तरीके से हमने प्रोसेस डिस्कस किया वैसा का वैसा ही होगा। लेकिन अगर दूसरे केस में लोअर इन टिश्यूज देन ब्लड, लेकिन अगर ब्लड में कम होगा, टिश्यूज ब्लड में ज्यादा होगा, टिश्यूज में कम होगा, तो फिर ये प्रोसेस रिवर्स्ड होगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से निकलने के बजाय वापस टिश्यूज में जाएगा। अब इस ट्रांसपोर्ट के अंदर एल्वेवलाई का क्या किरदार है, आपको अच्छी तरह पता है कि एल्वेवलाई के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो होगा वो हाई होगा। तो लिहाजा जो आरबीसीज के अंदर हाइड्रोजन हेमोग्लोबिन है वो हाइड्रोजन आयन रिलीज करके एल्वेवलाई के अंदर दाखिल होकर वहाँ पर ऑक्सीजन को कैप्चर करके Hb4O2 बना देता है। और साथ साथ जो हाइड्रोजन आयन इस HHB से, यानी हाइड्रोजन Hb से हमें हासिल होगा, वो हाइड्रोजन आयन कार्बनिक आयन के साथ या बाइकार्बोनेट आयन के साथ मिल जाएगा और वापस हमें जो है H2O और CO2 बना देता है। और ये दोनों चीज़ें जो हैं वो एल्वेवलाई के रास्ते रिलीज हो जाती हैं। आपने अक्सर देखा होगा जब हम कार्बन डाइऑक्साइड, जब हम सांस लेते हैं स्पेशली सर्दियों में, तो हमारी सांस के साथ धुआं बनता है। वो धुआं बेसिकली वाटर वेपर्स होते हैं, जो यहाँ पर आपने देख लिया कि किस तरीके से वाटर वेपर्स हमारे बॉडी से बाहर खारिज होते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने इससे पहले कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट देखा और अब आपने कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट देखा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसके ऊपर MCQs होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।